लेकिन जो कुछ नहीं हुआ उसकी क्या वजूहात थी? सूबे के अंदर एक जमात जो 15 साल से ज़्यादा का अरसा तकरीबन हो चुका है, जो बरसर इक़्तिदार है इस सूबे में, उसके होते हुए इस शहर के साथ जो कुछ हुआ वो सबके सामने, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और फिर ये कि मेयर के लिए जो इंतखाब हुआ उसमें कितने वोट्स मिले, ये भी सबको यकीनन इल्म होगा जो शहर कराची में रहते हैं। तो ज़ाहिर है कि पूरे के पूरे शहर की नुमाइंदगी इसमें नहीं है। लेकिन अब हमारा सवाल ये है कि जब हुकूमत में सदर, वज़ीर आज़म और एक वक्त में सूबे की हुकूमत और एक सूबे के अंदर और हुकूमत मौजूद थी, उस वक्त क्या हुआ? थोड़ा सा पीछे आपको लेके चलते हैं। इस वक्त यकीनन कुछ अच्छे काम हुए हैं, उसके बारे में तस्करा करना ज़रूरी है। लेकिन 15 साल गुजर जाने के बाद अगर चंद बसेस सड़क के ऊपर उतारी गईं, तो ये भी लोग अभी तक सवाल कर रहे हैं जिसके जवाब नहीं मिला कि इतनी ताख़ीर क्यों आखिर की गई, जब इस शहर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस हो गया। और फिर जिस तरह यहाँ पर आबादी में इजाफा किया गया वो भी सबके इल्म में है। जिस तरह यहाँ पर गोट और कच्ची आबादियाँ कायम की गई वो भी सबके इल्म में है। किसने की ये भी लोग जानते हैं, और क्योंकि ये भी बखूबी इससे आगाह हैं, और उसके नताइज जो निकलते रहे उसके बारे में बताते रहे, और इससे पहले भी इस चीज़ की निशानदेही करते रहे कि इसके बड़े संगीन नताइज निकलेंगे। बड़ी तेज़ी से गुर्बत फैल रही है। देही इलाकों की महरूमियाँ ख़त्म करने के लिए उनको महज शहर के अंदर लाकर बसा देना ये मसले का हल नहीं है। यकीनन इससे आपका मसला ज़रूर हल हो सकता है, और जो कि हुआ भी कि आपका वोट बैंक जो है उससे बढ़ गया। लेकिन नतीजा ये निकला कि जो शहर में पहले से आबाद लोग थे उनके पास जो दस्तयाब वसाइल थे वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते चले गए। और जब इतना बड़ा शहर हो जिसकी आबादी दुनिया के कई ममालिक से ज़्यादा हो, तो उसके लिए ख़ास तवज्जो की ज़रूरत होती है, जो कि यहाँ पे मौजूद हुकूमत की तरजीहात में कभी भी किसी दौर में नज़र नहीं आई। और यकीन मानिए कि इस वक्त भी गो के मेयर उनका मुंतखब हो चुका है। लोगों को ये पूरा भरोसा है कि इससे पहले भी जैसे डिलीवर करने में बुरी तरह नाकाम हुए हैं, इस दफ़ा भी कोई ख़ास उम्मीद है ही नहीं, सिरे से ही नहीं है। क्योंकि जब बल्दियाती वज़ारत, चीफ़ एग्ज़ेक्टिव और न जाने क्या क्या उहदे और पूरी की पूरी हुकूमत आपके पास है, इदारे जितने भी यहाँ पर काम करते हैं सब आपके मातहत हैं, तो जो कुछ हो रहा है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। तो यकीन मानिए कि मेयर जैसे भी मुंतखब हुआ, मैं फिर ये बात दोहराता हूँ, ये अब तवील बहस है, मामला अदालत के अंदर अब जा चुका है या जाने वाला है। ये जो इंतखाबी मरहला हुआ है ये भी कोई नई बात नहीं है। जमहूरियत की बात तमाम जमातें करती हैं और इसका दम सभी भरते हैं, लेकिन उसके नाम पे जो कुछ होता है वो भी हमारे सामने है। जिस तरह इंतखाबात होते हैं, किसी भी आम शख्सियत का, वज़ीर आज़म का या कोई भी ऐसा चुनाव होता है, या किसी कानून के ऊपर अगर वोटिंग दरकार होती है, तो क्या रवैये इन्हीं जमहूरी लोगों के या नुमाइंदों के होते हैं, वो भी हम सबके सामने। तो ये कोई नई बात नहीं है। बहरहाल उम्मीदों के हवाले से जैसे मैंने कहा कि मज़ीद इसके ऊपर क्या बात की जाए, जब पहले ही कोई उम्मीद नहीं थी। हमने गुज़िश्ता रोज़ जो आर्टिकल लिखा उसमें इस चीज़ का तस्करा किया कि यकीनन ना पहले लोगों की कोई उम्मीद थी और अब तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसको मेयर लेकर आएँ। शायद अगर इसकी जगह ये बात कही जा सकती है, अगर कोई और मेयर होता, चाहे किसी भी जमात से उसका ताल्लुक़ है, तो शायद थोड़ी बहुत उससे उम्मीद होती, ज़्यादा उम्मीद उससे भी नहीं होती। क्योंकि सूबे में जो मौजूद हुकूमत है उसके पास कुल इख्तियारात उसके पास हैं, और वो इख्तियारात इससे पहले ये बात हो चुकी है कि निचली सतह तक मुंतकिल नहीं किए गए। तो इसकी वजह से चाहे कोई भी मेयर आता वो काम नहीं कर सकता था, ये बात तो तय है। तो ये एक सूरत हाल है जिसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन एक बहुत बड़ा और पेचीदा मसला बन चुका है, और जिसमें इदारे तमाम बुरी तरह से नाकाम नज़र आ रहे हैं। सूबाई हुकूमत इससे पहले भी ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं थी, और इस वक्त भी कोई हिकमत अमली इसके लिए मुरतब नहीं की गई, माँ सिवाय इसके कि जो महज दिखावे के लिए चंद एक जगह पर जो है वो इक़दाम किए जाते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर नाके लगा कर आम लोगों को, यहाँ इस शहर के रहने वाले लोगों को तंग किया जाता है। इसके अलावा और कोई हिकमत अमली इससे पहले भी नज़र नहीं आई। और अब तो गुजारिश ये है कि
ईद का मौका है, ईद क्योंकि करीब है, तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। मुख्तलिफ़ जगह पे अपना के लगे हुए हैं, इनसे बचना आपके लिए ज़रूरी है। तो ये हिदायत जारी की जा रही हैं। अभी जैसे हम देख रहे थे कि तूफ़ान से पहले ये कहा जा रहा था कि जनाब अपने घरों में रहें, बिला ज़रूरत ना निकलें। तो ईद के मौक़ों पर अब हम ये ऐलानात करते हुए नज़र आएंगे कि ईद के मौके पर घरों में रहें, बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें। तो ये पैगाम शहर कराची के लोगों के लिए यकीनन मुश्किल बात है और तल्ख़ बात है, लेकिन अब सच्चाई का सामना करना बेहद ज़रूरी है। तो ये वो कुल सूरत हाल है जिसका हमने तस्करा किया। और आज के दिन मुख्तलिफ़ मामलात और मुख्तलिफ़ आप समझ लें मौज़ूआत हैं जिसकी निशानदेही देखने वाले करते हैं, उसके ऊपर हम अपने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू करते हैं। और बहुत सारे मामलात तो ऐसे हैं जिसकी निशानदेही बज़रिया सोशल मीडिया करवाई जाती है। जैसे गुज़िश्ता रोज़ मैंने एक तस्करा किया, वैसे तो आप शहर कराची में जहाँ चले जाएं कोई भी सड़क इस वक्त महफूज आपको, बल्कि सड़क अब कहना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होगा क्योंकि पहले कभी उस जगह पे सड़क हुआ करती थी, अब तो सब कच्चे रास्ते आपको नज़र आएंगे। उसके ऊपर जो पेडेस्टेरियन ब्रिज बने हुए हैं, बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। चंद एक फुटेजेस हमारे पास आई हैं, तो वो देखते हुए हमने कोशिश की कल इस मामले पे गुफ्तगू की जाए कि उनकी जो हालत है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। तो ये बात रिकॉर्ड पर रहे कि ये बात आपको इसके बारे में बताया जा चुका है, क्योंकि अमूमन होता ही है कि हमारे यहाँ कोई बड़ा हादसा जब रूनुमा होता है तो उसके बाद फिर हमारे जो जितने भी इदारे मौजूद हैं ये हरकत में आते हैं, और वो भी महज दिखावे के लिए। तो ये सिलसिला शुरू हो उससे पहले ही आपकी नॉलेज में ये बात ले आए हैं। तो जनाब इसी तरह और बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे लोड शेडिंग का मसला है। सुबह से लेकर शाम तक मैसेजेस आते रहते हैं, और जैसे मैं ये कहता हूँ कि इसमें तफरीक जो है वो ख़त्म कर दी गई है। बिजली का जो तकसीमकार इदारा इस शहर के अंदर मौजूद है, उसने पहले किसी ज़माने में कुछ अरसे के लिए ऐसा हुआ कि इलाके ऐसे मुख्तस कर दिए गए जहाँ पर नुकसानात जो उनकी नज़र में नुकसानात हैं, उनके लिए जो नुकसान हो रहा है बिजली चोरी की शक्ल में, जिसके ज़िम्मेदार वो बराह रास्त खुद हैं, उन इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही थी। और उसके अलावा बाकी मानदा इलाके जहाँ से भरपूर माल कमाया जा रहा था वहाँ पे बिला तातुल फरामी थी। महज ये थोड़े अरसे के लिए ऐसा हुआ, और उसके बाद फिर ये तफरीक भी ख़त्म कर दी गई। तो ये जो तकसीमकार इदारा यहाँ पर है, जिसकी वजह से लोग उतना ही तंग हैं जितना इधर दीगर मामलात की, अभी जैसे मैं निशानदही कर रहा था कुछ देर कबल कि मोबाइल छीन जाने से, पुलिस के हाथों लुट जाने से और इस तरह तमाम मामलात से, तो उससे भी ज़्यादा जो लोग इस वक्त बेजार हैं वो इस बिजली की जो तकसीमकार कंपनी इस शहर के अंदर मुसल्लत है उसके ऊपर। और खुदा का शुक्र है अब लोगों के अंदर कम अज़ कम इतना शऊर तो आ चुका है कि वो इस हवाले से बात कर रहे हैं, ओके, कि वो सोशल मीडिया पे इस हवाले से बात कर रहे हैं कि खुदारा अब इसके लिए जो भी करना पड़े वो करना है, बाहर निकलना है। और अगर इस कंपनी को मुआहदे में अगर मज़ीद तोसी की जाती है तो ये इंतहाई ख़तरनाक होगा, और शहर के अंदर जो मसाइल हैं जो पहले से बहुत ज़्यादा हैं उसमें बेपनाह इजाफ़ा हो जाएगा। तो इसके लिए सबको आवाज़ बुलंद करनी, और इंशाल्लाह इस हवाले से प्रोग्राम्स भी करते रहेंगे अपने प्रोग्राम्स के अंदर, तो इसके ऊपर आवाज़ उठाते आए ही हैं और इंशाल्लाह आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। बहरहाल जी, ये प्रोग्राम का पहला हिस्सा है और पहले हिस्से में मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू होती है, लेकिन आपके सेहत के हवाले से जो मामलात हैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि बहुत सारे पैगामात मौसूल होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो पैगामात हमारे पास आते हैं वो आते हैं आपकी सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं हमारे, क्योंकि सेगमेंट्स हमने ऐसे मखसूस रखे हैं जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं उस पर गुफ्तगू की जाए। प्रोग्राम का पहला हिस्सा है और इसमें भी हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं इस वक्त, क्योंकि वो इस्लामाबाद में हैं, तो वहाँ से टेलीफोन के ज़रिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे जनाब डॉक्टर बिलाल साहब, एक हर्बलिस्ट हैं, और इसके अलावा हजामा थेरेपी के ज़रिए बहुत सारे लोगों को इस फ़ायदा पहुँचा रहे हैं और बहुत सारी बीमारियों का इसके ज़रिए इलाज हो रहा है। हमने बड़ी तफसील से उनके साथ पिछले प्रोग्राम्स में कई गुफ्तगू की है कि ये हजामा के ज़रिए कौन कौन सी बीमारियाँ उसका इलाज हो सकता है, तो उनको मैं टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं खुशामदीद कहूँगा इस प्रोग्राम में। डॉक्टर बिलाल, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जज़ाकल्लाह जनाब आपका कॉल करने का। और डॉक्टर बिलाल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
अच्छा, मेरे पास आवाज़ क्योंकि नहीं आ रही है, नहीं फ्लोर पे मेरे पास आवाज़ नहीं है, तो आवाज़ जब तक बढ़ाए ना, ठीक है, आप दोबारा से लाइन पे ले लें। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि उनसे फिर जो है वो डॉक्टर बिलाल से दोबारा रब्ता करें। तो बात हो रही थी आपकी बीमारियों के हवाले से, बहुत सारे पैगामात हैं और हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऊपर हम गुफ्तगू करें। तो डॉक्टर बिलाल आपसे कुछ देर बाद लाइन पर हमारे साथ होंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो तरीका इलाज है, इसके ज़रिए कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनका इलाज मुमकिन है। तो हम ये कोशिश करेंगे। अच्छा जी, तो जैसे ही रब्ता होगा, अगर रब्ता हो जाए तो मुझे ज़रूर बता दें ताकि मैं उनसे जो है वो बात कर सकूं इस हवाले से। और इसके साथ साथ जैसे सवालात, मैंने कहा गुज़िश्ता रोज़ भी बहुत सारे सवालात मौसूल हुए जिसमें हमने कोशिश की कि जो गुर्दे के अमराज हैं या दीगर अमराज हैं उसके ऊपर हम बात करें। तो कोशिश यही होगी कि अगर मौका मिलता है तो इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू की जाए, और मुअज़्ज़ज़ मेहमान अगर लाइन पर होंगे उनसे भी इस बारे में ज़रूर सवाल करेंगे कि इसका इलाज जो है वो क्या ऐसा है कि हिजामा के ज़रिए मुमकिन है, तो ये किस हद तक इफ़ेक्टिव हो सकती है थेरेपी। तो रब्ता अगर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, अगर कोशिश कर लें दोबारा उनको लाइन पे लेने की। जी, अच्छा अच्छा, लाइन पर हैं तो मैं कोशिश करूं उनसे बात करने की। जी डॉक्टर बिलाल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी अच्छा, बिल्कुल, आ आवाज़ गई, आ रही है, चलें जी, रब्ता जो कायम हो आपकी गया, आवाज़ बहुत क्लियर आ रही शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। डॉक्टर बिलाल, मैं चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ इस नुक्ते से किया जाए कि जो पहली दफ़ा ये प्रोग्राम देख रहे हैं या हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, उनके इल्म में ये बात आ जाए कि ये जो हिजामा तरीक़ा इलाज है, जी। जो कि एक सुन्नत भी है, इसके ज़रिए कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसका इलाज मुमकिन है। जैसे मैंने भी कहा कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो लाइलाज हैं, तो हिजामा करवाने से क्या उन बीमारियों का इलाज मुमकिन हो सकता है किसी हद तक, ये ज़रा फरमाइएगा जी। जी, देखिए बिल्कुल सबसे पहली बात तो ये कि हिजामा एक सुन्नत तरीका इलाज है बिल्कुल। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये इख्तियार फरमाया और इसके बारे में ये इरशाद मौजूद है कि अल्लाह ताला ने 3 चीज़ों में शिफा रखी है, जी। एक हिजामा में, एक शहद पीने में और एक आग से दागने में। और आग से दागने को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए नापसंद फरमाया, जी। यानी कि उसकी शिफा उसमें भी है लेकिन बहरहाल उसको पसंद नहीं किया गया। जी। जी। फिर इसी तरह से एक जगह ये है इरशाद के तुम जो भी इलाज करते हो उसमें बेहतरीन इलाज हिजामा है। तो बिल्कुल ठीक। ये तो हमें हदीस से रहनुमाई मिलती है और उसके बाद अब प्रैक्टिकली हमने जब इन चीज़ों को आजमाया और अमली तौर पर हमने हिजामा जो है वो तकरीबन हर बीमारी में करके देखा। बिल्कुल तो ठीक। अगर हम इसमें यानी बात करें कि सर से लेकर पैर तक समझे कि जितनी भी बीमारियां हैं, मिसाल के तौर पे हम सर से शुरू करें जी। तो अब देखें सर के मसाइल में उसमें नफसियाती बीमारियां भी आ जाती हैं बिल्कुल बहुत ठीक सारी। है। और उसके अंदर जो है वो सर के ही जिल्द के हवाले से बालों के मसाइल भी आ जाते हैं, बालों का गिरना जी। और इसी तरह से सोराइटिस का होना और यानी एलोपेशिया एरियाटा एक कंडीशन होती है, एलोपेशिया सिंपल जो होता है वो, जी। इसमें जी। बाल जो है वो पैचेस में गायब हो रहे होते हैं। और इसी तरह से नफसियाती बीमारियों की बात की जाए तो हमने इसमें शिज़ोफ्रेनिया, ओसीडी में अलबत्ता ज़रा देर में रिजल्ट आता है लेकिन शिज़ोफ्रेनिया में अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट आया है। रिजल्ट से मेरी मुराद ये है कि लोग दवाओं से बाहर निकल आए, कि दवा जी। की ज़रूरत उनको नहीं रही, इस तरह का यानी क्योर जिसको हम कहते हैं ना। तो जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी। इस तरह के रिजल्ट्स भी हमने शिज़ोफ्रेनिया के अंदर देखे हैं जो कि आम तौर पे समझा जाता है कि लाइलाज है। और इसी तरह से बाइपोलर डिसऑर्डर और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये हमने जैसे सर से शुरू किया और इसी तरह डिमेंशिया और इसमें हमारे पास इसी तरह से पार्किंसन डिजीज जो है उसका भी, उसके लिए भी हम सर पे ही हिजामा करते हैं। तो अच्छा। पार्किंसन डिजीज में अच्छे रिजल्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कई पेशेंट्स के, जो कि काफ़ी हद तक ठीक हो गए। मतलब ये जो लोग चल, जैसे उनके कई तरह की उनकी अलामात होती है ना कि वो चलते चलते एकदम रुक जाते हैं और पैर उठाने में उनको मुश्किल होती है, बाद उनके हाथ जो है वो हिलते रहते हैं या सर हिलता रहता है। तो और इसी तरह से उनकी मेमोरी भी मुतासर होती है और वो फ्रीज हो जाते हैं, बिल्कुल जो ठीक मोहम्मद है। अली किले को जो डिजीज थी। तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छे रिजल्ट देखे हैं जहाँ के, अगर मैं कहूँ कि सक्सेस रेट जो है वो तकरीबन एटलीस्ट, यानी बिल्कुल मैं सेफली भी कहूँ तो 60 to 70% तो है उसमें, जी। तो ये गलत नहीं होगा। तो बिल्कुल ये ठीक है। यानी फिर उसके बाद आप उससे नीचे आ जाएं तो सर्वाइकल का जो है एक बड़ा इशू होता है जी। जो बहुत जी। कॉमन है आजकल। बिल्कुल बहुत और कॉमन है। आपको, जी हाँ, आपको मालूम है उसकी बड़ी वजह जो है वो हमारा मोबाइल का बढ़ता हुआ इस्तेमाल जी। और गलत पोस्चर के ऊपर बहुत लंबे लंबे अरसे तक बैठे रहना। लोगों का, अक्सर लोग आजकल कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो कंप्यूटर पे जो लोग काम कर रहे हैं उसमें भी खासतौर पे जो लैपटॉप पे काम करते हैं तो उनका पोस्चर ऐसा बन जाता है कि उनके
ये ट्रेपीजियस मसल्स जो है ना काफी ज्यादा स्टिफ हो जाते हैं, वो यानी इस जी तरह से श्रिंक होकर वो काम कर रहे होते हैं बैठकर, कि उनका पेन जो है वो सर्वाइकल में भी तब्दील होता है, जी। जिसमें मोहरों का भी यानी मसला बाज़ औक़ात बन जाता है। और कॉमनली जो होता है वो मस्कुलर स्पैज़म होता है जो ट्रेपीजियस मसल का होता है। तो ये हमारे पास बहुत कॉमन शिकायत जो है वो आती है सर्वाइकल के हवाले से। तो उसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का भी इशू होता है। उसमें उसकी वजह से उसकी अलामात जो आती हैं यानी वर्टाइगो यानी चक्कर आना, और इसी तरह से हाथों की उंगलियों का सुन्न होना, और दर्द जो है ना वो गर्दन से लेकर हाथ तक ट्रैवल करना, और समटाइम्स चेस्ट पर भी वो पेन रेडिएट होता है, जिसको बाज़ औक़ात लोग समझते हैं कि शायद हार्ट का कोई इशू है, लेकिन एक्चुअली वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस यानी नर्व कंप्रेशन भी हो रहा होता है, जी और जी। उसकी वजह से जो है ना वो पेन जो है वो रेडिएट कर रहा होता है फ्रंट चेस्ट की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन इन कंडीशंस के अंदर हिजामा के बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। बिल्कुल और ठीक है। ये सब जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें हमने रिजल्ट्स यानी थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स में देखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। तो फिर उसके बाद आप यानी एक तो ये सेगमेंट हो गया कि पेन रिलेटेड इश्यूज जितने भी हैं, चाहे वो अब सर्वाइकल हो या वो शैटिका हो या वो अर्थराइटिस का पेन हो, यानी वो नी का पेन हो, या वो न्यूरोनल पेन हो, जी जैसा कि ये भी जिक्र हो गया इसमें शैटिका और सर्वाइकल का। और इसी तरह से जो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया होता है, फेस पर एक नर्व होती है स्पेशल नर्व जो कि ट्राइजेमिनल नर्व, जो जी जिसके अंदर जी। बाज़ औक़ात जो है वो पेन डेवलप हो जाता है और बड़ी तकलीफदेह कंडीशन होती है, और उसका भी समझा जाता है कि कोई इलाज नहीं है, और उसके अंदर बाज़ औक़ात वो दवाएं दी जाती हैं जो कि एपिलेप्सी के अंदर दी जाती हैं। तो तब जाके वो थोड़ा सा कंट्रोल होता है, लेकिन क्योर नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा से हमने ये देखा है कि ये ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया भी जो है वो ठीक हो जाता है। अच्छा, इसी तरह से ये इन्हीं कुछ नर्व्स के ब्लॉक होने से लकवा जो हो जाता है, जी जी जी। जिसको हम फेशियल पाल्सी कहते हैं या बेल्स पाल्सी कहते हैं, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा से हमारे पास इसके भी अच्छे खासे पेशेंट्स हैं जो कि ठीक हुए हैं। और राइट। इसी तरह से अभी मैंने एपिलेप्सी का जिक्र किया, तो एपिलेप्सी जी का भी हिजामा के अंदर बहुत अच्छा इलाज है और काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। और यानी कि या तो कुछ लोगों की मेडिसिन ख़त्म हो गई, या कुछ लोगों की मेडिसिन अगर ख़त्म नहीं भी हुई तो उनको अगर बावजूद मेडिसिन के भी इसका ऑनसेट होता था, फिट्स पड़ते थे उनको, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया सिलसिला। फिट्स नहीं बिल्कुल पड़ते उनको, ठीक है। मैनेज है उनकी कंडीशन ओवरऑल। ठीक है, तो तो ये इस तरह बीमारियां से हैं जिसका आपने जी तज़किरा किया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो फ्रीक्वेंटली जी हमें भेजे जाते हैं या पूछे जाते हैं। वो ये कि एक तो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हों या शुगर के मरीज़ हों, क्या वो हजामा करवा सकते हैं, या कुछ ऐसे मरीज़ जो कि कुछ अद्वियात बड़े तवील अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए जी हिजामा कैसे किया जाता है, या उनके जी लिए जो है वो फ़ायदेमंद हो सकता है? इस पे चाहूँगा थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए। जी बिल्कुल। देखें, डायबिटीज़ के लिए हम हिजामा करते हैं बिल्कुल। और एक जो अ, एक अमूमन समझा जाता है कि डायबिटिक पेशेंट्स के कट जो है वो हील नहीं होते जी या ज़ख्म हील नहीं होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हमारे पास डायबिटीज़ वाले भी कोई थाउजेंड्स में पेशेंट्स होंगे जो डायबिटीज़ के अलावा किसी और कंडीशन के लिए अपना हिजामा कराने के लिए हमारे पास आए हैं, और डायबिटीज़ के लिए भी कराने के लिए लोग आते हैं। तो डायबिटीज़ के लिए एक तो पहली बात तो ये है कि हिजामा के जो स्क्रैचेस हैं, ये स्क्रैचेस होते हैं एक्चुअली, जी कट्स नहीं होते। जी। तो हिजामा के जो स्क्रैचेस लगते हैं ये डायबिटिक पेशेंट्स के भी वैसे ही ठीक हो जाते हैं जैसे नॉन डायबिटिक पेशेंट के ठीक होते हैं। यानी ठीक है। समझ लें कि एक ही दिन के अंदर अंदर हीलिंग जो है वो हो जाती है, और पेशेंट उसके बाद नहा भी सकता है, उसको कोई तकलीफ नहीं होती है। एक दिन के बाद, एक दिन में तकरीबन ये जख्म जो है वो ठीक हो जाता है बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज़ तो ये हो गई जो डायबिटिक के हवाले से ज़्यादा कंसर्न होता है लोगों का। अच्छा, दूसरी बात कि डायबिटीज़ में फ़ायदा कितना होता है, और डायबिटीज़ के पेशेंट को क्या उससे फ़ायदा पहुंचेगा, तो उसमें यह है कि हिजामा से डायबिटिक पेशेंट्स की ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाती है, जो पहले अगर कंट्रोल में नहीं थी विद मेडिसिन, तो विद मेडिसिन प्लस हिजामा वो कंट्रोल में आ जाती है, सबसे पहली बात। और ये हमने कई पेशेंट्स में देखा है कि मेडिसिन क्या वो इंसुलिन पर ही होते हैं, और इंसुलिन की भी वो बाज़ औक़ात ऐसे लोग भी आए कि जो 40 यूनिट सुबह 40 शाम, और कुछ ऐसे भी हैं जो 60 सुबह 60 शाम इस तरह से ले रहे हैं, उसके बावजूद भी कंट्रोल में नहीं आ रही है, फिर भी जो है ना वो 400 प्लस जा रही है उनकी रैंडम। तो बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा से हमने देखा कि जब हिजामा किया उनका तकरीबन 2-3 सेशंस किए तो वो 200 के अंदर अंदर आ गई विद इन 2 to 3 सेशंस। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है कि उनकी शुगर अगर कंट्रोल में भी आ जाती है, और चाहे वो मेडिसिन भी ले रहे हैं, लेकिन पहले भी ले रहे थे, कंट्रोल में नहीं आ रही थी, लेकिन हिजामा से उस दवा का रिस्पॉन्स अच्छा हो जाता है। क्योंकि हिजामा से असल में देखें, इसकी जो पीछे जो एक लॉजिक है ना, वो अगर मैं पूरी तफसील में जाऊंगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, जी जी। लेकिन आसान सी चीज़ में आप बस एक सामने आपके बयान करता हूँ
कि देखें इसमें डायबिटीज में बहुत बड़ा जो रोल है ना वो स्ट्रेस का है। तो जब हम देखते हैं कि हिजामा से जो है ना स्ट्रेस रिलीव होता है, ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, एक बहुत कॉमन सिम्टम है जो तकरीबन हर दूसरा पेशेंट हमें फीडबैक देता है कि जब मैं हिजामा करा कर गया तो मैंने बड़ा रिलैक्स महसूस किया, मैंने बड़ा अपने आप को जो है ना फ्रेश और एक्टिव और एनर्जेटिक और लाइट फील किया। तो ये हमें अक्सर फीडबैक मिलता रहता है। तो देखें अब ये जो चीज़ है ना, ये आप यूँ समझ लें, आसान ज़बान में बात कर रहा हूँ, वरना इसकी कॉम्प्लिकेटेड जो चीज़ है ना उसकी तरफ मैं सिर्फ नाम ले लेता हूँ, बस एक इशारा कर देता हूँ। वो ये है कि हमारी बॉडी में एक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है जिसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। और इसके तहत जो है ना हमारी जिस्म का ब्लड प्रेशर, शुगर, बहुत सारी चीज़ें, हार्ट रेट, ये सब कंट्रोल हो रहा होता है। तो बाज़ औक़ात जब बॉडी स्ट्रेस की कंडीशन में होती है तो इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एक ब्रांच है जिसको कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो एक्टिवेट हो जाती है। और वो फिर क्या काम करती है कि वो हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देती है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है, हार्ट रेट इंक्रीज कर देती है, डाइजेशन को स्लो कर देती है, स्टॉप कर देती है, इंसुलिन की प्रोडक्शन को बंद कर देती है, और शुगर की प्रोडक्शन जो लिवर से भी हो रही होती है उसको बढ़ा देती है। इसी तरह ग्लूकागॉन की सिक्रेशन को बढ़ा देती है। तो इस सब के नतीजे में क्या होता है कि ओवरऑल आदमी की शुगर भी बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, हार्ट रेट भी बढ़ जाएगा। अच्छा, अब ये जो कंडीशन है ये स्ट्रेस की सूरत में पैदा होती है। यानी जब हमारे किडनी, जिनके ऊपर एक ग्लैंड्स होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स, वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है कॉर्टिसोल। तो ये स्ट्रेस हार्मोन भी कहलाता है। कॉर्टिसोल जब रिलीज होता है तो ये स्ट्रेस की हालत में रिलीज होता है, और उस वक्त इससे जो है ना वो सिग्नल पहुंच जाता है दिमाग को कि अभी जो है ना बॉडी स्ट्रेस की कंडीशन में है, जिस्म को एनर्जी की जरूरत है, जिस्म को इस वक्त में ऑक्सीजन की जरूरत है, ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत है। फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म भी इस चीज को कहा जाता है। तो ये सिस्टम इनिशिएट हो जाता है। अब ये जब इनिशिएट होता है तो शुगर लाजमी बढ़ जाती है। यानी आप आसान अल्फाज में क्या समझें कि स्ट्रेस जो है ना ये शुगर को बढ़ा देता है। तो जब हम स्ट्रेस को रिलीव करते हैं हिजामा से तो वो शुगर को वापस लेने के जो उसका अपोजिट सिस्टम है ना वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जब बॉडी स्ट्रेस से निकलती है तो फिर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट हो जाता है और वो सारे काम करता है जो पहले सिस्टम ने किए थे उसके अपोजिट काम करता है वो। तो वो शुगर को भी नीचे ले आता है, वो इंसुलिन की सिक्रेशन को बढ़ा देता है, वो जो है ब्लड प्रेशर को लोअर कर देता है, हार्ट रेट को कम कर देता है, यानी बैक टू द नॉर्मल ले आता है बॉडी को। तो ये हिजामा क्या करता है कि उस पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। सिम्पैथेटिक को भी हिजामा जो है वो सिर्फ असल में नॉर्मलाइज कर रहा है चीजों को। तो बॉडी जो है ना वो अपनी नॉर्मल कंडीशन के ऊपर वापस आ जाती है, तो स्ट्रेस से बाहर निकल आती है। तो इस वजह से उसकी डायबिटीज की भी जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो जाती है, उसकी यानी उसकी डायबिटीज कंट्रोल में आना शुरू हो जाती है। यानी हिजामा बॉडी को असल में स्ट्रेस से निकालता है। तो आप यूँ समझना, ये उसका समझने के एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जिसके थ्रू हिजामा जो है डायबिटीज के अंदर फायदेमंद है। और इसी तरह से बिल्कुल यही मैकेनिज्म हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के अंदर भी आपको पता है कि अच्छा उसमें देखें स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके अलावा उसमें जो है ना एक बहुत बड़ा फैक्टर नींद भी है। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है, आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब है, क्वालिटी ऑफ स्लीप इम्पेयर्ड है, या इंसोम्निया के आप पेशेंट हैं, या आपकी जो है ना वो आप डीप स्लीप में नहीं जाते, आपकी नींद जो है ना वो कच्ची नींद रहती है, आप नींद के अंदर ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि आप जाग रहे हैं। यानी बहुत लोग हमें ये बताते हैं कि हम सोते तो हैं लेकिन हमारा दिमाग जाग रहा होता है। ये कंडीशन लोग अक्सर बताते हैं अपनी। तो ये इसके नतीजे में क्या होता है कि इसके नतीजे में आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं होती और फिर वही स्ट्रेस वाला सारा मैकेनिज्म शुरू हो जाता है। तो हम जब सोते हैं ना उस वक्त में हमारी बॉडी को रिलैक्स होना चाहिए। अगर हम रिलैक्स होकर सो जाएं तो हमारा जिस्म जो है वो सारी रिपेयरिंग का काम करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और जिस्म को अपनी वो वापस जो नॉर्मल कंडीशन है उसके ऊपर ले आता है। वो उस सूरत में होता है अगर हम रात को सही टाइम पे सो जाएं, जो रात 10 बजे का टाइम है, 10 से 2 का जो टाइम है, ये अगर आप डीप स्लीप सो गए, क्वालिटी ऑफ स्लीप आपकी अगर अच्छी है इस टाइम पे, तो फिर आपकी बॉडी जो है ना वो नॉर्मल हो जाएगी, आप फ्रेश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। लेकिन आजकल क्या है कि लोगों की नींद भी डिस्टर्ब है काफी। उसकी एक बड़ी वजह मोबाइल का यूज भी है जो रात को सोने से पहले लोग कर रहे होते हैं, तो उससे उनकी नींद भी जो है ना वो अच्छी क्वालिटी की नींद नहीं आती और फिर उसके नतीजे में भी ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ता है लोगों का। तो नींद की एक बड़ी वजह है। फिर उसके अलावा कुछ और वजूहात हैं, कोलेस्ट्रॉल भी है, हार्ट का भी रीजन होता है, किडनी का भी रीजन होता है, ब्लड प्रेशर के अंदर बहुत अहम रोल है। जी, मैं चाहूँगा फर्दर और ये ज़रा बताइएगा, जैसे भी बात हो रही है वाइटल ऑर्गन्स के हवाले से, अब बहुत सारे लोगों को फैटी लीवर होता है या इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या ये एक्सटर्नली हजामा करने से स्किन के ऊपर ये जो ट्रीटमेंट है जब ये की जाती है तो उसमें कोई फ़ायदा या रिलीफ मिलता है, या कुछ केसेस जिसके अंदर आपके पास जो लिवर सिरोसिस वगैरह का प्रॉब्लम होता है जिनको, उनका क्या रिजल्ट आया है जब आपने हजामा किया है, ये ज़रा बताइए। जी,
उसमें भी अच्छा रिजल्ट है। उसमें अलबत्ता ये होता है कि फैटी लिवर अगर है तो उसमें हम साथ में कुछ ना कुछ हर्बल मेडिसिन भी उनको देते हैं। अच्छा, कुछ हर्बल मेडिसिन भी साथ में दी जाती हैं। और ठीक है। अलबत्ता कोलेस्ट्रॉल लेवल जितने भी हैं ये तो 3 हिजामा के सेशंस में अक्सर पेशेंट्स के नॉर्मल हो जाते हैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। इल्ला ये कि किसी का कोई बहुत ही एक्सेप्शनली हाई हो। जैसे अभी एक पेशेंट चल रहे हैं हमारे पास आजकल, उनका ट्राइग्लिसराइड 900 है, ओह, तो 900 पे वो आए थे हमारे पास। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर हो गया है, अब 400 से नीचे आ गया है, लेकिन ये कि 3 सेशन हो गए उनके। अलबत्ता जिन लोगों का जैसे जरा नॉर्मली हाई होता है ना, जैसे 300 तक पहुंच गया या 350 तक पहुंच गया, 400 तक पहुंच गया ट्राइग्लिसराइड, और इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल, सीरम कोलेस्ट्रॉल जो है वो जिनका तकरीबन नॉर्मल जैसे 200 से नीचे होना चाहिए, उनका जो वो 220 तक है या 230 तक भी है। तो इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने देखा है कि 3 सेशन निजामा के काफी होते हैं बिल्कुल उसको ठीक है। नॉर्मल करने के लिए। ठीक 3 है सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। डॉक्टर अलबत्ता बिलाल, फैटी। जी जी, जी गुफ्तगू जारी रखते हैं डॉक्टर साहब। एक ब्रेक जी यहाँ पर हमें लेनी है, एक जी छोटी जी सी जरूर कमर्शियल ब्रेक है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रखेंगे और हजामा के हवाले से और जो दीगर सवालात हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिनको हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कहते हैं या फैक्ट्स कहते हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी डॉक्टर बिलाल से। डॉक्टर बिलाल एक माहिर हर्बलिस्ट हैं और इसके साथ साथ जो हिजामा थेरेपी है उसके भी माहिर हैं और इस शोबे में ख़ासी तहकीक कर रखी है और पीएचडी भी अपना इसी पे उन्होंने मुकम्मल किया। तो डॉक्टर बिलाल से बात हो रही थी, दोबारा उनको खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका दोबारा से हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब ये फरमाइए, कुछ देर पहले आपने इस चीज़ का तस्करा किया कि जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके साथ जो मसाइल होते हैं, जैसे अपने लीवर फंक्शन के हवाले से भी बात की है, इसके साथ साथ किडनी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये जो थेरेपी है इससे कितना फ़र्क पड़ सकता है, ख़ास तौर पे जो गुर्दे के मसाइल हैं उसके लिए, क्योंकि इस हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस हमें मौसूल होते हैं। और ये भी साथ फरमाइएगा जो मुख्तलिफ़ ट्रीटमेंट्स पहले से करवा रहे हैं, क्या वो हजामा का तरीका इख्तियार कर सकते हैं, ये फरमाइएगा सर। जी जी बिल्कुल। देखिए किडनी के हवाले से तो मेरा काफ़ी तफसीली इसके ऊपर काम है, क्योंकि मेरा पीएचडी का जो काम था उसमें हमने ये क्रॉनिक रीनल फेलियर को शामिल किया था जी। कि उस पर हम देखेंगे हिजामा के रिजल्ट्स कैसे हैं। तो 2.5 साल तक मैंने इन पेशेंट्स का हिजामा किया है अल्हम्दुलिल्लाह, क्रॉनिक रीनल फेलियर के पेशेंट्स का। यहाँ पर एक हॉस्पिटल के अंदर उनका डायलिसिस चलता था और तकरीबन वो यानी वो पेशेंट जो है वो कोई 1 साल से, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से डायलिसिस पर थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमने उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखे। तकरीबन यानी आप यूँ समझें कि उन पेशेंट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ों के अंदर इम्प्रूवमेंट आई और उनमें एक तो यह कि उनका क्रिएटिनिन लेवल कम हुआ, जो कि पहले उनका बहुत ज़्यादा रहता था, तकरीबन 14-15 रहता था, उससे वो 7-8 पर आया, किसी का 4-5 तक भी आया। अलबत्ता उनका ये तो नहीं हो सका कि डायलिसिस खत्म हो जाता, क्योंकि वो डायलिसिस पर जब एक दफ़ा पेशेंट आ जाते हैं ना, तो हमने ये देखा है कि उनका रिवर्स होना, डायलिसिस का ख़त्म होना बहुत मुश्किल होता है। हाँ अलबत्ता ये ज़रूर होता है कि उनका क्रिएटिनिन लेवल कम हो जाता है और उनकी कंडीशन इम्प्रूव हो जाती है। उनके कुछ बड़े बड़े मसाइल होते हैं उनके साथ जब वो डायलिसिस पर होते हैं। तो एक तो ये मसला होता है कि वो खा नहीं सकते, उनसे खाया नहीं जाता, खाना नहीं खाया जाता, कुछ पाबंदियां भी होती हैं ग़िज़ाई और कुछ उनसे खाया भी नहीं जाता, उनको वॉमिटिंग फील होती है, मतली आती है। तो ये कुछ डायलिसिस के साइड इफेक्ट्स होते हैं या कुछ किडनी की वजह से भी ऐसा महसूस होता है। तो ऐसे पेशेंट्स का एक बड़ा मसला ये होता है जिसकी वजह से वो कमज़ोर हो जाते हैं फिर बहुत ज़्यादा। और तीसरा मसला होता है उनका कि जब ये खाना भी नहीं खा सकते और दूसरी बात ये कि किडनी भी सही काम नहीं कर रहे होते, तो उनमें खून की भी कमी हो जाती है, क्योंकि एक हार्मोन है एरिथ्रोपोइटिन जो खून बनाने में मदद देता है, जो किडनी से रिलीज होता है। तो जब वो भी नहीं सही बनता तो फिर उसकी वजह से खून की कमी हो जाती है, उनको हर 3 महीने पर खून चढ़ाना पड़ता है। और इसके अलावा उनका जब किडनी फंक्शन सही नहीं होता है तो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट करता है। तो ऐसे पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो 200 प्लस हमने देखा है कि उन पेशेंट का होता था, 240 तक चला जाता था और नीचे वाला उनका डायस्टोलिक जो है वो 140 तक भी जाता था। तो नॉर्मली 100 से ऊपर रहता था उनका नीचे वाला ब्लड प्रेशर। तो ये जो कंडीशन थी ना उनकी वो बहुत इंप्रूव हुई। इसके ऊपर मैंने रिसर्च पेपर भी लिखा है जो अवेलेबल है, अगर कोई गूगल से सर्च करेगा तो पबमेड पे मिल जाएगा कि थेरेप्यूटिक यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव्स थ्रू हिजामा। ये इस टॉपिक से जो अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा।
तो हमने ये कंक्लूड किया था कि हिजामा से ऐसे पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है, जी। यानी उनकी नींद बेहतर हो गई, उनकी भूख बेहतर हो गई, उनकी वीकनेस ठीक हो गई, उनका हीमोग्लोबिन लेवल इंप्रूव हो गया। वो जी। 8-9 पे रहता था, वो तकरीबन 11-12 तक पहुंच गया। उनका ब्लड प्रेशर काफी हद तक इंप्रूव हो गया, काफी नीचे आ गया, और उनका यानी कुछ ना कुछ किडनी फंक्शन भी बहाल हुआ। अच्छा, ये तो बात है उन पेशेंट की जो डायलिसिस पर थे, जो काफी अरसे से थे। जब किडनी एक दफा देखे अपना काम छोड़ देता है ना, यानी डायलिसिस पर आपने डाल दिया पेशेंट को, तो फिर किडनी जो पहले जितना काम कर भी रहा था वो भी छोड़ देता है। उसके बाद उसका रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसका सारा काम तो मशीन कर रही होती है, तो मशीन से जो है वो खून की सफाई हो रही होती है, एक्सेस वाटर और सॉल्ट जो है वो निकल रहा होता है, तो फिर किडनी अपना काम बिल्कुल छोड़ देता है। हाँ, लेकिन जो लोग अभी डायलिसिस पर नहीं गए और उनके किडनी खराब होना शुरू हुए और उनका क्रेटिनाइन लेवल इंक्रीज हो रहा है, आपको पता है नॉर्मल लेवल 1.2 तक होता है क्रेटिनाइन का, अगर इससे ऊपर जाता है तो इसका मतलब होता है कि किडनी फेलियर की तरफ जा रहा है, और अगर वो 7 तक पहुंच जाता है तो इसका मतलब होता है कि किडनी फेल हो गया। अब उसके बाद डायलिसिस पे आ जाता है पेशेंट। तो अगर वो 7 तक नहीं पहुंचा, या हमारे पास ऐसे पेशेंट भी आए जिनका क्रेटिनाइन लेवल 7 तक पहुंच गया था लेकिन उन्होंने डायलिसिस शुरू नहीं किया था, तो ऐसे पेशेंट्स का अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा से उनका क्रेटिनाइन जो था वो रिवर्स हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको डायलिसिस पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे हमारे पास कई पेशेंट्स हैं। तो यहाँ ये बात मैं आपको ये जरूर यानी वाज़ेह करूंगा कि जो पेशेंट डायलिसिस पे आ चुके हैं तो उनका डायलिसिस खत्म होना बहुत मुश्किल है थ्रू हिजामा। अलबत्ता जो डायलिसिस पे अभी नहीं पहुंचे तो उनको डायलिसिस से बचाया जा सकता है कि उनके किडनी प्रिजर्व हो सकते हैं, और अगर वो हिजामा शुरू करा लें तो इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट हमने अल्हम्दुलिल्लाह देखे। ठीक है। बाकी इसके अलावा गुर्दे के और भी जो मसाइल होते हैं, पथरी का मसला है, इसमें भी फायदेमंद है हिजामा, चाहे वो पथरी गुर्दे में हो या वो जो है ना आगे आ गई हो, यूरेटर में हो या वो ब्लैडर में हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा से काफी अच्छा रिजल्ट है। और प्रोस्टेट में भी इसी तरह से, प्रोस्टेट मतलब उसके करीब करीब का ही इशू है, तो मैंने इसकी उसका भी जिक्र कर दिया कि प्रोस्टेट इनलार्ज जो हो जाता है जिन लोगों का, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा से ठीक हो जाता है, उसमें काफी अच्छे रिजल्ट हैं। इसमें हम हिजामा प्लस कुछ हर्बल मेडिसिन भी साथ में देते हैं। अच्छा देखिए, हिजामा के साथ जो है ना हर्बल का काफी वो कहना चाहिए कि साथ है, जोड़ है, क्योंकि हिजामा खुद भी जो है ना वो तिब्बे नबवी का हिस्सा है, और तिब्बे नबवी के अंदर सिर्फ हिजामा नहीं है बल्कि बहुत सारी हर्बल मेडिसिन भी हैं जो कि आप सर हमने रिकमेंड की हैं। इसमें कलौंजी भी है, और जिसमें सना मक्की भी है, और बहुत सारी और भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों के फवाइद बयान किए गए हैं हदीस मुबारक। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए जो है ना ये इसके साथ साथ हर्बल मेडिसिन भी अगर दी जाए तो हमने देखा है कि रिजल्ट जो है वो बहुत जल्दी आता है, ठीक है, और काफी अच्छा आता है, दोनों कॉम्बिनेशन अगर साथ में दिया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अब चाहूँगा एक और बड़ा अहम मसला, एक तो आपने किडनी का तस्करा किया कि बहुत तेज़ी से डायलिसिस के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, दूसरे ये डॉक्टर साहब कि जो हार्ट का जिनको इशू है उनके लिए मैं चाहूँगा ज़रा बताइए कि ये जो आपका कॉम्बिनेशन है जिसमें आप मेडिसिन भी देते हैं और हजामा भी करते हैं, हार्ट के जो पेशेंट्स हैं उनको कितना इससे फ़र्क हुआ है, ये ज़रा फरमाइए। हार्ट के पेशेंट्स में देखिए हमारे पास आते हैं ऐसे पेशेंट जिनको एंजाइना का इशू होता है या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का इशू होता है, और यानी ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनका ये आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है, कोरोनरी आर्टरीज के अंदर, और बाज़ औक़ात उनको इनकी एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी हो चुकी होती है या होने वाली होती है। तो इसमें हमने ये देखा है कि हिजामा से जो है ना वो सिर्फ हिजामा से फौरी रिजल्ट नहीं आता है, इसमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म जो वो ट्रीटमेंट है, और क्योंकि देखें हिजामा तो स्किन के ऊपर ही होता है, और अलबत्ता ये होता है कि ऑर्गन्स के रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं कुछ, जैसे आप हमने लिवर की बात की या किडनी की बात की, तो उसके अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। अलबत्ता हार्ट के केस में या आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज अगर है तो उसमें हमें थोड़ा सा यानी कि 6-7 सेशंस करने पड़ते हैं, और अगर साथ में हम इसमें जो खून को पतला करने वाली कुछ चीजें हैं या जो नुस्खा है कल्ब जो बहुत मशहूर है आप जानते ही होंगे, जिसमें अदरक, लहसुन और सेब का सिरका और लीमू का रस और शहद ये शामिल होता है, तो ये फार्मूला अगर इस्तेमाल कराया जाए साथ साथ तो उससे भी बहुत जल्दी जो है वो रिलीफ मिलता है पेशेंट्स को। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आए हैं जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन जो था जो 55 से ऊपर होना चाहिए, तो वो उनका बिलो यानी तकरीबन 30 तक चला गया था, और उनको ओपन हार्ट सर्जरी जो है वो रिकमेंडेड थी, तो लेकिन ये कि उन्होंने हिजामा करवाया अपना, और अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा से उनका जो है वो तकरीबन ये 40-45 तक पहुंच गया। उसके बाद फिर जो है ना वो मेडिसिन के थ्रू ही उनका काफी इम्प्रूव हो गया। तो यानी इसमें हिजामा का रोल जो है वो सपोर्टिव रोल है, और ओवरऑल अलबत्ता ये फायदा जरूर होता है कि खून का जो गाढ़ापन है वो कम होता है, तो उसकी वजह से हार्ट के ऊपर लोड कम हो जाता है, तो इससे यानी कि ओवरऑल यानी हिजामा से हार्ट को फायदा पहुंचता है। अलबत्ता स्पेसिफिक जैसे अगर कोई कहे कि भाई किसी को हार्ट अटैक हो गया अब वो हिजामा कराया जाके, तो मैं कहूँगा ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको जो है वो सीधा यानी उसको पहले जो ट्रीटमेंट फर्स्ट एड की है
वो देनी चाहिए, जो कि जो एक यानी एलोपैथिक के अंदर जो उसका ट्रीटमेंट है जो फौरी तौर पे होना चाहिए वो देना चाहिए उसको। और बाद में अलबत्ता हाँ, क्रॉनिक कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए या कोई प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे अगर करवाए तो उसको उसमें फायदा होगा। अलबत्ता एक्यूट कंडीशन के अंदर, फौरी कंडीशन के अंदर, एमआई के अंदर अगर फौरी तौर पे किसी को हार्ट अटैक हो गया है तो उसके अंदर जो है वो हिजामा जो है वो इतना जल्दी इफेक्टिव नहीं होता है, थोड़ा लंबे अरसे के बाद जाके उसका रिजल्ट सामने आता है। ठीक है। अच्छा, अब ये फरमाइएगा कि अब एक तो ख़वातीन इस हवाले से भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन उनमें पाई जाती है हिजामा के हवाले से, और दूसरा ये कि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं जिसमें ख़ास तौर पे स्किन का प्रॉब्लम है, ये जो फेशियल एक्नी है ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, और जो हेयर लॉस का चक्कर होता है, क्या इन तमाम जो मसाइल हैं उससे छुटकारा मिल सकता है? और उनके लिए ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए कैसी है ट्रीटमेंट जिनके मुख्तलिफ मसाइल हैं? मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में थोड़ी बात हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ख़वातीन के अक्सर जो इश्यूज हैं उनका ताल्लुक हार्मोन से होता है। जी, जी। अब हार्मोन्स जो है ना वो अगर डिस्टर्ब हैं तो उसकी वजह से फेशियल हेयर ग्रोथ भी होती है, और उसकी वजह से सर के बाल भी गिरना शुरू हो जाते हैं, मंथ की साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाती है, और एक्नी भी बाज़ औक़ात समटाइम्स जो है वो इससे मुताल्लिक होती है। तो अमूमन मैंने ये देखा है कि यानी ख़वातीन के तमाम ही इश्यूज़ के अंदर जो हार्मोनल इश्यूज़ हैं उसमें हिजामा का किरदार बहुत अच्छा है, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को फ़ायदा पहुँचता है इसमें। बाल गिरना तो अक्सर जो है वो बेहतर हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 सेशंस के अंदर, और इसी तरह से एक्नी का भी जो इशू है ये भी तकरीबन 2 से 3 सेशंस के अंदर हम देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। अगर वो स्किन का प्रॉब्लम है तब भी तकरीबन 2-3 यानी 2-3 सेशंस काफ़ी हो जाते हैं उसमें, और अलबत्ता अगर हार्मोनल इशू है तो फिर उसमें समटाइम्स 3 से लेकर 7 सेशंस के दरमियान उसमें रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह आ जाता है। बाकी जो इसके अलावा स्पेसिफिक कोई इश्यूज हैं जैसे कि पीसीओएस का मसला है, या जो है वो कोई फाइब्रॉइड्स का इशू है, या एमिनोरिया है, या अर्ली ऑनसेट मेनोपॉज है, तो उसके अंदर थोड़ा सा रिजल्ट जो है ना वो देर से आता है, और उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, यानी कि उसमें 7 सेशन एटलीस्ट चाहिए होते हैं, समटाइम उससे ज़्यादा भी चाहिए होते हैं, या फिर हमें साथ में कोई हर्बल मेडिसिन भी देनी होती है। तो इसमें अलबत्ता यानी कि हर्बल मेडिसिन प्लस हिजामा अगर साथ में किया जाए तो उसमें फिर अल्हम्दुलिल्लाह इन सारी कंडीशंस के अंदर भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, और लोग हमारे पास बहुत सारे बेऔलादी की वजह से भी आते हैं, तो उसमें ख़वातीन के जो हार्मोनल इश्यूज होते हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिजल्ट है। कई लोगों को अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह औलाद की नेमत से नवाजा है। बिल्कुल तो ठीक है। ख़वातीन के इश्यूज में बहुत अच्छा, इसमें तकरीबन तमाम इश्यूज के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट है। बिल्कुल स्किन ठीक के, है। अच्छा आपने एक्नी का जिक्र किया, तो स्किन के और भी जो प्रॉब्लम्स हैं जी जैसे स्किन टाइटिंग के हवाले से, ग्लोइंग स्किन के हवाले से भी जी लोग जी आते हैं जी कराने के लिए, जी या क्रीजेस पड़ रही होती हैं, या मेलाज्मा होता है, जी डिस्कलरेशन वगैरह होती है, पिगमेंटेशन होती है, तो उसके अंदर भी हिजामा का बहुत अच्छा रोल है। अल्हम्दुलिल्लाह स्किन साफ हो जाती है, क्योंकि आप देखें हम तो हिजामा से क्या कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं, और वो ब्लड निकाल रहे हैं जो स्किन की टॉप मोस्ट लेयर्स के बीच में जो है ना वो ट्रैप हुआ है। तो जी उसके निकलने से जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है तो स्किन की हेल्थ अच्छी होती है, और स्किन की हेल्थ अच्छी होती है, उस पर सर्कुलेशन अच्छी होती है, तो कॉम्प्लेक्शन भी फेयर होता है, और दाने वगैरह भी सब साफ हो जाते हैं, और स्किन जो है वो उसकी वो टाइट भी हो जाती है, उसकी जो लूजनेस है वो सही हो जाती है, तो और फेशियल हेयर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाते, खत्म हो जाते हैं हिजामा से डायरेक्टली फेस के ऊपर करने से, जो इसको हम हर्सुटिज्म कहते हैं ना, जो खवातीन में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, जिनमें मेल हार्मोन अगर इंक्रीज हो जाता है तो उनके अंदर ये फेशियल हेयर्स डेवलप हो जाते हैं, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा से ये चीज़ भी ट्रीट हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। और यकीनन आपके पास ऐसी अद्वियात भी होंगी, मेडिसिन जिस पे आप काम कर रहे होंगे, जो इसमें ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगी, क्या ऐसा है? मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में भी बताइए, क्योंकि हिजामा से हट के भी आप माशाल्लाह इस हवाले से काम कर रहे हैं, तो कितनी जी इफ़ेक्टिव रही हैं, ख़ासतौर पे जैसे फीमेल्स के जो प्रॉब्लम्स हैं या हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से जो बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, क्या ऐसी मेडिसिन अवेलेबल हैं? जी जी बिल्कुल, इन सब कंडीशंस के लिए जिनकी अभी हमने जिनका जी जिक्र जी किया है उन सब के लिए मेडिसिन अवेलेबल हैं, तो हम मेडिसिन भी साथ में देते हैं जिन जहाँ ज़रूरत होती है, और जहाँ हिजामा से ही सिर्फ काम चल सकता है तो फिर हम कोशिश करते हैं कि हम मेडिसिन वहाँ पर ना दें, मतलब हम फिर उसमें सिर्फ हिजामा करें। राइट। लेकिन जहाँ पे कॉम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ती है तो फिर हमारे पास तकरीबन हर डिजीज़ के लिए ही मेडिसिन होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने देखा है कि रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, यानी काफ़ी अच्छे रिजल्ट जो है वो हम तमाम ही कंडीशंस के अंदर देखते हैं हिजामा से, राइट हिजामा प्लस राइट। हर्बल से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब थोड़ी सी और बात हो जाए, जो जो फ्रीक्वेंटली सवाल जो भेजे जाते हैं उसमें ये कि यूरिक एसिड की जिसको बढ़ने की शिकायत हो मरीज़ को, वो क्या कर सकता है? क्या ऐसी सूरत में हिजामा ट्रीटमेंट कोई फ़ायदा दे सकती है, ख़ास तौर पे जिनको पैर रखने में ज़मीन में बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो रहा हो, क्या उससे इमीडिएट रिलीफ मिल सकता है? ये फरमाइएगा।
अच्छा, ये थोड़ी सी यार आपकी आवाज़ मुझे कम आई है, किस बीमारी के अच्छा, बारे में आप पूछ रहे हैं? मैं सवाल दोहरा दूं अपना। जी जी। जी। अर्ज ये है कि जो यूरिक एसिड बढ़ने की जो शिकायत जिन लोगों के साथ होती है, अच्छा उनको अच्छा। अक्सर पैर ज़मीन पे रखने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी जी होती है, जी। क्या उससे रिलीफ मिल सकता है इमीडिएट? जी। जी बिल्कुल मिल सकता है। यूरिक एसिड में तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रिजल्ट है। यानी उसमें ये जो पैर सुबह जब सोकर उठते हैं तो जमीन पर पैर रखना जी। मुश्किल होता है। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस कंडीशन के अंदर तो हिजामा का रिजल्ट जो है ना वो फौरी आता है। ठीक। और बहुत अच्छा रिजल्ट है इसमें। इसके कुछ पॉइंट्स हमारे डायरेक्टली उन जगहों पे होते हैं जहाँ यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है, जैसे कि अंगूठे के ऊपर या घुटने के ऊपर या कोहनी के ऊपर, और बाज़ औक़ात मुख्तलिफ जगहों पे डिपॉजिट होता है जिसको हम टोफस बोलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्टली भी हिजामा से वो वहाँ से रिलीज हो जाता है। और उसके अलावा जो यानी हम ऐसे भी कुछ पॉइंट्स करते हैं ताकि ये बॉडी के अंदर दोबारा बढ़े ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे यानी कि जो रिपोर्ट है आपकी, जो सीरम यूरिक एसिड की रिपोर्ट हम करवाते हैं जो 7.2 से नीचे होना चाहिए मर्दों में, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन 3 से 5 सेशंस के अंदर नॉर्मल हो जाता है। बिल्कुल बहुत ठीक अच्छा है। रिजल्ट है इसमें। जी हाँ। चलें, ये यूरिक अच्छी एसिड बात के है, अंदर। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इससे भी नतीजा जो है वो नज़र आता है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब, और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मसला एक पेशेंट के साथ था, और वो ये जानना चाह रहे थे, बच्चा एक है, तो क्या ये बच्चों के लिए ट्रीटमेंट है? क्या ये बच्चों को भी ये हिजामा की ट्रीटमेंट जो वो दी जा सकती है? चाहूँगा ज़रा इस हवाले से भी बात हो जाए। जी जी। देखिए बिल्कुल बच्चों के लिए कोई मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तकरीबन हर उम्र के ही बच्चे आते हैं, जिसमें मतलब 1 ईयर से कम वाले भी हैं, उससे ज़्यादा वाले भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों में तो हमने ये देखा है कि रिजल्ट भी बहुत जल्दी आता है। जी। अच्छा, बच्चों को ज़ाहिर है लोग लाते भी वही उन्हीं बच्चों को हैं जो कि कोई सीवियर किसी बीमारी का शिकार होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि हमारे पास ऐसे पेशेंट, ऐसे बच्चे आए हैं जिनका जैसे अभी आजकल रिसेंटली एक बच्ची का चल रहा है जिसका हियरिंग लॉस का मसला था, और वो अच्छा। नहीं सुनती थी बिल्कुल भी ना, उसके हियरिंग नहीं थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा शुरू किया है, उसके तकरीबन 6-7 सेशन हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सुनना शुरू हो गई है, बोलना भी शुरू हो गई है। और अभी हमारे पास अभी आजकल चल रहा है उसका ट्रीटमेंट, यानी अभी मैंने मजीद सेशंस के लिए कहा है उनसे। और वो तकरीबन एज उसकी होगी मेरे ख्याल से 2 साल के करीब होगी। जी। तो ये अभी इसका एक यानी एक बहुत अच्छा यानी हमने देखा है कि रिजल्ट जो भी रिसेंटली आया है। फिर इसके अलावा इससे पहले अभी एक और बच्चे का केस आया हमारे पास जो कि बड़ा ही डिफरेंट किस्म का केस था। उस कंडीशन का नाम है स्केलोडर्मा। आई सी। स्केलोडर्मा जो है ना, SCALODERMA। तो इसमें जो है वो स्किन ऐसी हो जाती है जैसे कि जली हुई स्किन होती है ना, इस तरह की। जी। और जी। वो उससे बहुत ज्यादा खिंचाव पैदा होता है। तो उस बच्चे का, ये बच्चा है तकरीबन खैर है कोई 1 साल या 1.5 साल का, इस तरह से कुछ होगा, नहीं बल्कि शायद 3 साल का है ये। तो इसका जो है ना इसमें ये था कि इसके लेफ्ट वाले बाजू के ऊपर ये था स्केलोडर्मा। जी। और इसका उसकी वजह से जो ना हाथ मुस्तकिल खिंचा हुआ रहता था, यानी सीधा नहीं कर सकता था ये अपने हाथ को। जी। कोहनी से जो ना वो मुड़ा हुआ था इसका हाथ, कोहनी राइट। से जैसे हम मोड़ लेते हैं ना हाथ को, तो इस तरह से फोल्ड जी हुआ जी हुआ था। जी जी, तो ट्विस्टेड होता है अल्हम्दुलिल्लाह इसका बिल्कुल। हमने हिजामा शुरू किया, अभी 2-3 सेशन हुए, तो अल्लाह के करम से जो है वो उसका हाथ सीधा हो गया। और ये कंडीशन ऐसी थी, इसकी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसका कोई इलाज नहीं था, मतलब कोई इसका हल था ही नहीं ना, डॉक्टर्स बिल्कुल ने मेडिसिन के काफी जरिए चेक मुमकिन किया नहीं इसको। था। राइट। तो अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा से ये बच्चे में इम्प्रूवमेंट आई है, और अभी इसका चल रहा है। अभी इसके 2-3 सेशन हुए, अभी मैंने उनको कहा है कि 2-3 सेशन और करवाएं। फिर इसी तरह से हमारे पास जो है ना बच्चों में फेशियल पाल्सी के केसेस आए हैं, राइट। एपिलेप्सी के केसेस आए हैं। और बड़े यानी कि जो आते हैं जाहिर है वो वही लोग लाते हैं जिनका कोई सीवियर मसला होता है ना, सीपी चाइल्ड लाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों में मैंने ये देखा है कि रिजल्ट आता भी बहुत अच्छा है, और बहुत जल्दी आता है, और बहुत कम कप लगाने पे आ जाता है। यानी बिल्कुल हम ठीक। 2 कप से ज्यादा अमूमन नहीं लगाते ऐसे बच्चों में ना एक टाइम पे। हाँ। तो 2 कप के अंदर भी उनमें माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने शिफा अता फरमाई है। तो बिल्कुल ठीक है। बच्चों में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, कोई रिस्क नहीं है। क्योंकि देखें आप, ये देखें नवमौलूद जो बच्चा होता है ना, जी। जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जी। तो बाज़ औक़ात उसको हो जाता है जॉन्डिस। जी। अब उसके बाद अक्सर जो है बच्चों के टेस्ट हो रहे होते हैं, तो उनका ब्लड ड्रॉ किया जाता है, और वो बड़ी तकलीफ से ड्रॉ होता है वो। तो जब नवमौलूद बच्चे का ब्लड ड्रॉ हो सकता है टेस्ट जी। करने के लिए, जो कि फ्रेश ब्लड है उसका, तो जो हम जो स्किन के नीचे वाला ब्लड निकालते हैं, और वो बहुत कम क्वांटिटी के अंदर ही होता है, वो 2 to 3 ml मुश्किल से निकलता है। और यानी कि उससे पेशेंट बच्चे को कोई तकलीफ भी नहीं होती। जी। यानी अक्सर जो छोटे बच्चे हैं ना, यानी जिनको पता नहीं चलता है, जो समझदार ज्यादा नहीं है, तो उनको तो प्रोसीजर से कोई तकलीफ भी नहीं होती, आई और सी। वो रोते भी नहीं है अमूमन। यानी जो बिल्कुल 1 साल ठीक से है। कम वाले बच्चे हैं, जो ज्यादा बड़े बच्चे होते हैं ना, उनको क्योंकि पता चल जाता है कि कुछ हो रहा है, तो वो इसलिए वैसे ही रोते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकलीफ नहीं होती है इस प्रोसीजर में। बिल्कुल तो ठीक बच्चे है। जो है ना वो बगैर तकलीफ के ही अल्हम्दुलिल्लाह ये करवा लेते हैं, और कोई उसमें रिस्क नहीं है। अलबत्ता
ये मैं जरूर कहूंगा कि हर आदमी जो है ना बच्चों का ना करे, जो एक्सपर्ट हो, जिसको पूरा पता हो सही से और सारी एहतियातों के साथ कर सकता हो, तो सिर्फ वही जो है वो बच्चों का हिजामा अटेम्प्ट करे। वेरी राइट, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब स्किन के ऊपर बहुत माइनर से जो है वो टक लगता है तो वो ज़ाहिर है उसके लिए बड़ा वो एक्सपर्टीज़ इसके लिए चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा अब डॉक्टर साहब, एक और बड़ा आम मसला है जिसमें बड़ी तेज़ी से जो वो इजाफा हो रहा है, या हम देखते हैं कि एक तो कॉन्स्टिपेशन के वजह से बहुत लोग जो है वो शिकायत करते हैं, फिर ये पाइल्स का जो मसला हो जाता है तो इसके लिए फिर ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्या ऐसे ये जो मसाइल हैं इसमें भी हिजामा काम कर सकता है? ये ज़रा फरमाइएगा। जी जी बिल्कुल, यानी फाइल्स वगैरह तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है कि 1 से 2 सेशंस के अंदर ही सबसे पहली बात तो ये कि दर्द खत्म हो जाता है, ब्लीडिंग रुक जाती है 1 से 2 सेशंस में। और उसके बाद अलबत्ता उसके अगर उसमें मस्से बन चुके हैं तो फिर वो कंप्लीट ठीक करने के लिए तकरीबन 6-7 सेशंस चाहिए होते हैं। ठीक है। लेकिन तकलीफ अल्हम्दुलिल्लाह पहले दूसरे सेशन में ही चली जाती है। इसी तरह कॉन्स्टिपेशन का भी मामला है। इसकी देखें इब्तिदा तो कॉन्स्टिपेशन से ही होती है। सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन होता है जिसकी वजह से फिर बाद में जो है वो पाइल्स का इशू बनता है, और फिर वो बाद में मजीद कॉम्प्लिकेट होता है तो फिशर बन जाता है, और आगे बढ़ता है तो फिस्टूला बन जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इन तमाम कंडीशंस के लिए पेशेंट आते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा से हमने इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है। तमाम कंडीशंस के अंदर बेहतरीन रिजल्ट है, कॉन्स्टिपेशन में भी, पाइल्स में भी, फिशर में भी, फिस्टूला में भी। फिस्टूला भी अक्सर इन्हीं के लोग कहते हैं कि ऑपरेशन के बगैर ठीक नहीं होता, लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कई केसेस हैं जो कि क्योर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से। बिल्कुल ठीक है। तो हिजामा के जरिए फिस्टूला की वो हो रही है ट्रीटमेंट, बहुत बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और फिर वो कुछ मेडिसिन ऐसी जो लोगों ने यूज़ की हैं उसकी वजह से और दीगर प्रॉब्लम्स जो हैं वो शुरू हुए हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि हिजामा उसके लिए बेस्ट थेरेपी हो सकता है, और फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी भी बहुत सारे लोग अब इसको एज ए ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त सामने आ रही है। जी 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 बिल्कुल, ये तो यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है कि विदाउट मेडिसिन भी जो है वो इन सब कंडीशन में हिजामा से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मतलब ये तो हमारे पास मौजूद है पेशेंट जिसके अच्छे खासी तादाद में, ये भी मतलब 1000 में नहीं तो सैकड़ों तो जरूरी होंगे, अच्छे खासे होंगे, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन का भी इशू आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है। और उसकी बड़ी वजह मतलब लाइफ स्टाइल का हमारे सही ना होना है, और खाने और पानी की मकदार का, और खाने में जो है ना वो सब्जियों का इस्तेमाल कम होना, फाइबर वाली डाइट का कम होना, और स्ट्रेस भी, बहुत सारी वजूहात हैं। तो ये स्टेशनरी लाइफ स्टाइल है, एक्सरसाइज का ना होना एक बड़ी वजह है। लोग चलते नहीं आजकल, पैदल नहीं चलते, तो ये सब वजूहात मिलकर जो है ना वो वजह बनती हैं इसकी कॉन्स्टिपेशन की, और फिर कॉन्स्टिपेशन से मजीद आगे ये कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा से इसमें इन तमाम कंडीशंस के अंदर बेहतरीन रिजल्ट है, और दवा के बगैर भी मतलब इसमें ट्रीटमेंट हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त दिया, दो कि आप इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, वहाँ से आपने होते हुए भी वक्त निकाल कर इस मामले पर गुफ्तगू की। इंशाल्लाह जब आप तशरीफ़ लाएंगे तो मज़ीद फिर बहुत सारी और दीगर मसाइल हैं, बीमारियाँ, उसके ऊपर इंशाल्लाह तफसीलन गुफ्तगू की जाएगी। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर बिलाल हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी तफसील से उन्होंने गुफ्तगू की हिजामा के हवाले से। बड़ी इफ़ेक्टिव थेरेपी है और एक सुन्नत तरीका इलाज भी है, जो बहुत सारे लोग शायद इस बारे में नहीं जानते, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स पाई जाती हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी इस हवाले से बात हो रही थी कि लोगों को अभी तक कन्फ्यूजन है कि शायद इसको लगवाने से या वो इतना दर्द होता है या तकलीफ़ होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं बजाते खुद इसको बड़ा फ्रीक्वेंटली ये जो थेरेपी करवाता रहा हूँ, और बहुत सारे मसाइल में, ख़ास तौर पे जो फटीग्स होती हैं मसल्स में, ख़ास तौर पे जब आपको कोई इंजरी वगैरह हो जाए, बड़ी जल्दी आप हील कर जाते हैं, बड़ी जल्दी रिकवरी इससे होती है। और ख़ास तौर पे ये जो आजकल हम देखते हैं को मसाजिद में लोग जो वो बैठ कर नमाज़ अदा कर रहे हैं कुर्सियों पे, तो इससे काफ़ी हद तक जो है आपको, काफ़ी हद तक नहीं बल्कि यकीनी इससे आपको जो वो रिलीफ मिलेगा अगर आप ये लगवाते हैं, ये ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। अब सवालात बहुत सारे होते हैं, लेकिन अब डॉक्टर साहब अगर यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद होते तो यकीनन उनसे गुफ्तगू की जाती। ब्रेक का एक वक्त हो रहा है, ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी और ब्रेक के बाद इस सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची।